है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है टेम्परेचर डिपेंडेंस के लिए। अब ये जो कैसे डिपेंड करता है, तो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन लिया, उस ऑब्जर्वेशन का उन्होंने इस्तेमाल किया, तब जाके ये रिजल्ट मिला। उस ऑब्जर्वेशन पे गौर फरमाते हैं। उन्होंने देखा क्या कि भैया किसी भी रिएक्शन को जब वो ऑब्जर्व करने गए तो उन्होंने देखा कि 10 डिग्री का टेम्परेचर चेंज करने पे लगभग लगभग उस रिएक्शन का रेट जो है वो डबल हो जा रहा था। उन्होंने कुछ रिएक्शंस लिए, उन्होंने उसमें ऑब्जर्व क्या किया कि 10 डिग्री अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, ध्यान रखना 10 डिग्री से बढ़ा दिया जाए तो रेट जो है वो डबल हो जा रहा था। सो इस थियोरी को लेते हुए ना उन्होंने क्या किया कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करने की कोशिश की। और वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा था, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है जिसमें k है, दिस इज द रेट कांस्टेंट, जिसको हमें पता है दैट इज रेट कांस्टेंट। ए जो है इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल या अर्हेनियस कांस्टेंट या फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तीन चीजें, प्री एक्सपोनेंशियल, फ्रीक्वेंसी और अर्हेनियस फैक्टर। इन तीनों नाम से जाना जाता है इस ए को, तीनों ही नाम चलते हैं, ठीक है। आप प्री एक्सपोनेंशियल बोलो, फ्रीक्वेंसी बोलो या अर्हेनियस बोलो, आप लोग पूरा पूरा लिखना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। चलो यहाँ ये क्या चीज है, सो ये इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और के तो हमको पता है के क्या है, दैट इज रेट कांस्टेंट। ये क्या चीज है, रेट कांस्टेंट। सो कहते क्या है, इस चीज को हमको सीधे ध्यान रखना है कि 10 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाने पे अपने पास रेट जो होगा वो डबल हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो रेट कितना गुना हो जाएगा, जल्दी बताओ तो। अगर 20 डिग्री बढ़ा दिया जाए तो रेट कितने टाइम्स हो जाएगा, मैसेज करो, मैसेज। अनिमेश आ रहा हूँ, 20 डिग्री बढ़ाने पर रेट कितना होगा। अनुष्का ध्यान दो बाबू, मैं क्या बोल रहा हूँ। 10 डिग्री बढ़ाने पे 2 गुना हुआ, तो 20 डिग्री बढ़ाने पे कितना हो जाएगा, 4 गुना, 4 टाइम्स। अच्छा 30 डिग्री बढ़ाने पे कितना होगा, रेट कितना तेज हो जाएगा, 30 डिग्री अगर बढ़ा दिया जाए टेम्परेचर तो 30 डिग्री पे कितना तेज, कितना फास्ट हो जाएगा रिएक्शन का रेट। दिव्यांशु गलत है, अनुष्का गलत है, बोला अनिमेश क्या डाउट है। अनिमेश गलत है सर 10 डिग्री क्या फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन। 10 डिग्री सेल्सियस या केल्विन दोनों ही चलता है। फ़ारेनहाइट तो हम पढ़ते ही नहीं है, फ़ारेनहाइट कहाँ केमिस्ट्री में देखा। सेल्सियस बोलो या केल्विन बोलो, दोनों ही चलता है, मैं लिख ही देता हूँ। और डिग्री सिर्फ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में यूज होता है, केल्विन में यूज नहीं होता। केल्विन के लिए डायरेक्ट लिखते आता हूँ, ठीक है, दैट्स 10, ठीक है। चलो ओके, सो अगर मेरे पास टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाने पे 2 गुना हुआ, 20 डिग्री बढ़ाने पे 4 गुना हुआ, 30 डिग्री बढ़ाने पे कितना होगा, 120 डिग्री। क्या क्या लिखा है 120 डिग्री, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर 30 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स हो जाएगा। अनिमेश गलत है, फंस गए हो। 30 डिग्री पे, अरे अरे बाबू ध्यान दो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, 6 गुना 6 गुना। अरे यार देखो, पहले मान लो R था, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो 2R हो गया, फिर 10 डिग्री बढ़ाया तो 4R हो गया। बाबू फिर 10 डिग्री बढ़ाओगे तो मुझे ये बताओ कि क्या हो जाएगा, 8R होगा कि 6R होगा, गधेव हैं। अब समझ में आ रहा है कि 30 डिग्री बढ़ाने पे कितना होगा, 30 होगा या 8 होगा। किसको किसको समझ में, मल्टीप्लाइड बाय 2 नहीं होता, 2 टू द पावर वाला होता है, 2 इंटू 3 नहीं, 2 टू द पावर 3 होगा। खोपड़िया में गया कि नहीं गया, किसको किसको समझ में नहीं आया, जरा हैंड रेज करो तो। किसको किसको समझ में नहीं आया है। अच्छा किसको किसको समझ में आ गया, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको खोपड़े में चला गया। वाह, बस 2 लोग, क्या बात है। प्रत्युष चलो ध्यान दो, बोलता है कि 2 गुना कब होगा, जब 10 डिग्री बढ़ाया तो 2 गुना हुआ,
फिर 10 डिग्री बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, 2 गुने से 4 गुना हो जाएगा 10 डिग्री बढ़ाने पे। फिर 10 डिग्री बढ़ाया तो क्या होगा, 4 गुने से 8 गुना हो जाएगा ना, जितना भी उस समय रहेगा उसका जस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि 30 डिग्री बढ़ा दिया तो कितना हुआ, तो बेसिकली R से 8R चला गया, मतलब कितना गुना बढ़ गया, 8 गुना बढ़ गया। समझ में आया? किसको किसको? भाई समझ में आने में 4 हाथ खड़े करते हो, नहीं समझ में आने में कोई नहीं खड़े करते हो, तो बाकी बीच वाले कहाँ हैं? किसको किसको समझ में आया, जरा हैंड रेज करो तो, किसको किसको समझ में आ गया? वाह, चलो ठीक है। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, जेई वाले अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं, तो देखो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन का जरा आंसर दे दो मेरे को। कहाँ गया वो क्वेश्चन? ओ भाई, क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया? ली, अच्छा रुको 1 मिनट, मेरे को देखने दो, क्वेश्चन कहीं मिसप्लेस हो गया लगता है शायद, जस्ट 1 मिनट रुकिए बस। हाँ, सो क्वेश्चन ये है, 2011 का पूछा हुआ, जेई का, बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ देखो लिख के भी दिया है, 10वीं क्लास के बच्चे सॉल्व कर लें। बोलता है रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है हर 10 डिग्री पे, 50 डिग्री अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स हो जाएगा? जल्दी बताओ, 50 डिग्री बढ़ा देने पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स हो जाएगा? दीक्षा वेरी गुड, आर्यन वेरी गुड। बहुत टफ क्वेश्चन है ना? कितना टफ क्वेश्चन है यार, बताओ तो। दिव्यांशु वेरी गुड, अनिमेश वेरी गुड, लेकिन गलत है। प्रत्युष वेरी गुड, रेवांश ठीक है। चलो, तो अब जनता सॉल्व कर चुकी है भैया, हमको पता है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, काम खत्म। ठीक है, तमन्ना कैसे 64 हो जाएगा बाबू? R से 2R, 2R से 10 डिग्री पे, फिर 10 डिग्री बढ़ाया तो 4R हो गया, फिर 10 डिग्री बढ़ाया तो 8R हो गया, फिर 10 डिग्री बढ़ाया तो 16R हो गया, फिर 10 डिग्री बढ़ाया तो 32R हो गया। देखो तो 50 डिग्री बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक में बढ़ गया ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस। इतना टफ क्वेश्चन नहीं था जो आप लोग रायता फैला रहे हो, वो भी बताने के बाद। ठीक है, चलो। तो ये आपके पास कहानी है कि अगर हमारे को दे दिया रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बदलेगा टेम्परेचर चेंज के साथ, तो हम बता सकते हैं, इसमें अपने को कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, चलो, सो अपन आगे आते हैं। सो अब बात आ गई भैया इस फॉर्मूले की, ये फॉर्मूला कैसा है क्या है, तो फटाफट इस फॉर्मूले को छापो और फिर आगे कहानी पे डिस्कस करेंगे। जल्दी इस फॉर्मूले को छापो, इस फॉर्मूले को छापो और फिर इसके आगे कहानी पे बात करेंगे। छापने के लिए निकाल दिया दिव्यांशु, छापो। छाप लिया? छाप लिया सबने? चलो, इस क्वेश्चन को फटाक से छापो, सॉल्यूशन लिखो, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन छापो, सॉल्यूशन खुद से लिखो, आगे बढ़ेंगे फिर।
छाप लिया, लिख लिया सॉल्यूशन, चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन। सो इसके बाद अब बात आती है कि ठीक है यार ये मान लिया ऐसा होता है, पर कोई इसका प्रूफ है, कोई चीज है जिससे आप ये साबित कर पाओ इस इक्वेशन के बारे में, और इसमें ये ई टू द पावर ये बाई आर टी क्या चीज है, ये क्या चीज है, एक्टिवेशन एनर्जी कैसे पता चलेगा। तो अब जरा इस इक्वेशन को हम चीड़ फाड़ करते हैं, जरा इसकी बात समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ ए आर टी ये सारी चीजें क्या है। तो देखो आर टी में कोई टेंशन नहीं है, आर अपने पास क्या है, गैस कांस्टेंट, हम पढ़ चुके हैं। टी क्या है, टेम्परेचर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिसेक्शन करेंगे क्या बात है। चलो सो थोड़ा इसका सही बात है, थोड़ा इसका चीट फाड़ अपन करके देखते हैं। सो आर और टी में कोई समस्या नहीं है, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा। किसी को आर के लिए समस्या हो तो एक चीज जरूर लिख लेना, यहाँ 8.3 वैल्यू लेते हैं, 0.082 नहीं लेंगे, यहाँ 8.3 लेंगे, आर की वैल्यू 8.3 ऐसा यूनिट में लेंगे, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं कि भैया ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज है। तो समझो एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज है, पहले समझाता हूँ मैं आपको, उसके बाद बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। इस ग्राफ को बहुत बार देखा है जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा करते थे। तो क्या है, यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी है, यहाँ प्रोडक्ट की एनर्जी है, ये बढ़ा और ये नीचे चला आया। सो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है कि रिएक्टेंट के एनर्जी में जितना ऐड करना पड़े इस पहाड़ पे पहुंचने के लिए, जिसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यहाँ पहुंचने के लिए जितना एनर्जी हमको ऐड करना पड़े, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। आसान भाषा में समझो, आसान भाषा में रिएक्टेंट को हमको मिनिमम जितना एनर्जी देना पड़े रिएक्शन कराने के लिए, स्टार्ट कराने के लिए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। गैस स्टोव यूज करते हैं अपन, गैस स्टोव यूज करते वक्त क्या करते हैं, हम लाइटर जलाते हैं। सो जो लाइटर से जो अपने पास फ्लेम आता है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। हमको पता है कि एक बार जल गया तो बंद होने वाला नहीं है जब तक खत्म ना हो जाए, लेकिन स्टार्ट करने के लिए थोड़ा एनर्जी देना पड़ा, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत बार ऐसा होता है कि पुराने जो पंखे हो जाते हैं उनको स्विच दे दो तो ऑन नहीं होते, थोड़ा उनको घुमाना पड़ता है, ट्रेन में खास करके ऐसा होता है। सो उनको पेन लेके जो ज्ञानी लोग होते हैं वो पेन घुसाते हैं, वैसे घुमा देते हैं, चलने लगता है पंखा। जो शुरू में एनर्जी दिया स्टार्ट होने को रिएक्शन के लिए, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। सो बेसिकली रिएक्टेंट को जो थोड़ी सी एनर्जी चाहिए रिएक्शन को बनाने के लिए, रिएक्शन को होने के लिए, उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये ग्राफ हम लोगों ने बचपन में पहले भी पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे 11th क्लास में पढ़ते थे कि अगर आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो वो एक्सोथर्मिक, और रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो उसको बोलते हैं, ज्यादा है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ठीक है। सो रिएक्टेंट यहाँ और प्रोडक्ट की एनर्जी अगर उससे ज्यादा हो गई तो एंडोथर्मिक, कम हुआ तो एक्सोथर्मिक। और जो रिएक्टेंट से जो ये पॉइंट पहाड़ का टिप पहुंचने में जो एनर्जी लगता है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। चाहे वो अपने लिए इधर का केस हो या उधर का केस हो। तो ये जो ये दिया है इसको थोड़ा सा चेंज करना है, ये थोड़ा सा एरर है इस डायग्राम में। सो मैं इसको पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ ड्रॉ करता हूँ, दिस इज एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और दिस इज फॉर एंडोथर्मिक, दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक। अब जरा इसके डेफिनेशंस को समझ लेते हैं। फील तो हम ले ही लिए एक्टिवेशन एनर्जी का, समझो। बोलता है, देखो यहाँ ध्यान दो, बोलता है कि मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed by the reactant molecule so that their energy becomes equals to threshold value। मतलब क्या हुआ, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जितना उसको एनर्जी लेना पड़ा, दैट इज सिंपली द एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है। तो देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या है ना, कि जब वो रिएक्शन होने के लिए जो एक्टिवेटेड एनर्जी पहुंची है, जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल पहुंचा है, उसकी टोटल एनर्जी। क्या मतलब समझो, क्या रिएक्टेंट के पास पहले से एनर्जी नहीं थी। मान लो रिएक्टेंट के पास पहले से एनर्जी थी 100 जूल, इसको लेना पड़ा और 50 जूल। तो समझो यहाँ क्या हुआ, ये 50 जूल जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाया। और इसका जो एक्चुअल एनर्जी है क्या 50 जूल ही है, नहीं, इसका एक्चुअल एनर्जी कितना है, तो जीरो से काउंट करोगे तो कितना है 150 जूल। तो 150 जूल इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी और 50 जूल इज द एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब रिएक्टेंट ने जितना लिया वो है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्चुअल में जो लेने के बाद जो चीज बनी है जिसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, उसकी जो टोटल एनर्जी है, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके बराबर होगा, हमको पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी और प्लस रिएक्टेंट का एनर्जी। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल्स टू क्या है, तो एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पजेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, सॉरी रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी है प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, इसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो ये अपने पास कहानी हो गई रिगार्डिंग रिएक्शन, कि रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है। अब मैं इसको एक बार रिवाइज इसको पढ़ देता हूँ ताकि आपको समस्या ना हो। जो थियरी है उसके बारे में लिखा है कि भैया थियरी में होता क्या है, तो कहता क्या है ये थियरी कि कैसे रिएक्शन होगा, तो मॉलिक्यूल्स टकराएंगे और रिएक्शन होगा। सो मॉलिक्यूल्स कौन से टकरा के रिएक्शन करके देंगे, सो वो मॉलिक्यूल्स टकराएंगे जिनकी एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो, वही टकराएंगे तो प्रोडक्ट देंगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, सो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्शन को कराने के लिए चाहिए, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, वो मिनिमम एनर्जी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए रिएक्टेंट को चाहिए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो फटाफट छापो, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फटाक से हैंड रेज करो, पूछ लो। बाकी ये पूरा थियरी है, कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चंस आसान से आते हैं। छापो फटाफट से, बोर्ड से तो बहुत कम ही आता है, बहुत कम आता है इस पे, पर फिर भी छापो। डेफिनेशंस बस ध्यान रखना कि किसका डेफिनेशन क्या है, रट्टा मार के। ओ इधर वाला तो आज बनाना था। अच्छा, कितनों को एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आ गया कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, जरा हैंड रेज करो तो। समझ तो गए हम एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। बाकी जनता तो हाथ खड़ी कर दी, पता नहीं क्या ही है ना। बाकियों को समझ में नहीं आया, आर्यन समझ में नहीं आया एक्टिवेशन एनर्जी, अभिषेक पांडे समझ में नहीं आया एक्टिवेशन एनर्जी, मुस्कान चलो ठीक है समझ में आ गया, ठीक है करो, छापो फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अनिमेश, एक्टिवेशन एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम द रिएक्टेंट एंड थ्रेशोल्ड इज अ टोटल एनर्जी, एकदम बिल्कुल सही है। ऐसे समझो, मान लो अनिमेश को कपड़ा खरीदने जाना था, ठीक है, कपड़ा खरीदने के लिए, कपड़ा जो था मान लो वो जीन्स खरीदने गया, जीन्स जो था वो मान लो कि 2500 का जीन्स है, फॉर टाइम भी मान लो 2500 का जीन्स है, ठीक है। अब अनिमेश खरीदने गया मान लो 2500 का जीन्स, तो हुआ ऐसा, भाई इसको चाहिए अच्छा जीन्स चाहिए, ठीक है। सो हुआ ऐसा कि इसके पास पहले से 1000 रुपए थे, तो और इसको कितना चाहिए, 1500 रुपए चाहिए। सो जो 1500 रुपए चाहिए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। कितने का कपड़ा है, 2500, दैट इज टोटल एनर्जी। और 1000 रुपए जो इसके पास थे, दैट इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो यही आपके पास कहानी है, बोलो आर्यन। छाप लिया, अच्छा उसी टाइम हैंड रेज कर, ठीक है ठीक है, चलो। सो इसके डेफिनेशंस को ध्यान रखना, बाकी कुछ खास माथा पेची इसमें नहीं है, तो डेफिनेशंस को ध्यान रखिएगा। सबने छाप लिया, कोई ऐसा जो अभी भी छाप रहा है, कोई ऐसा जो अभी भी छाप रहा है, छापो छापो, कोई दिक्कत नहीं, छापो।
चलो ठीक है, छाप लिया। अब जरा समझते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। ये एक एग्जाम्पल है कि इस एग्जाम्पल में बोला गया कि बताओ क्या कैसे होता है H2 जो है वो I2 से कैसे रिएक्ट करके बना देता है 2HI। ये कैसे हुआ होगा रिएक्शन, समझो ये रिएक्शन कैसे हुई होगी। पहले मैं समझाता हूँ, फिर इन स्टेटमेंट्स का मीनिंग समझा दूंगा। पहले समझो, यहाँ ध्यान देना। तो ऐसे समझो ये H2 मॉलिक्यूल है, अपने पास ये रहा होगा मान लो I2 मॉलिक्यूल। कैसे रिएक्शन हुआ होगा? हुआ कुछ ऐसा होगा कि H2I2 जो है वो धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आए होंगे। और देखो यहाँ क्या हुआ होगा, इस चीज को गौर से देखना। हुआ ऐसा होगा कि जब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आए होंगे तो देखो यहाँ पे एक चीज बनी होगी। और वो क्या चीज बनी होगी तो ध्यान दो। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का एक चीज बन गया होगा कि भैया यहाँ पे H और यहाँ पे है I। और देखो यहाँ क्या हो रहा होगा, और ये नेचुरल फिनोमेनन है। पहले ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्डेड थे, ये दोनों बॉन्डेड थे। जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आए तो हुआ क्या कि इनका बॉन्ड जो है ये वीक पड़ने लगा। ये वाला जो बॉन्ड है ये वीक पड़ने लगा, और ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने लगे। ये H इसके साथ और ये H इसके साथ। ये है अपने पास H2 और ये अपने पास है I2। तो ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ H H I I, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे I, यहाँ पे I। और ये जब दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से, मतलब हुआ क्या कि HH का बॉन्ड कमजोर पड़ रहा है, II का बॉन्ड कमजोर पड़ रहा है, और HI का बॉन्ड स्ट्रांग बनते जा रहा है। धीरे धीरे होगा क्या कि ये पूरी तरीके से बन जाएगा, ये पूरे तरीके से टूट जाएगा, और अपने को प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? तो अपने को प्रोडक्ट भैया ये चीज मिल जाएगी, दैट इज द प्रोडक्ट HI। तो हमको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गया HI। समझो, इस चीज को ध्यान दो। सो हमको यहाँ प्रोडक्ट कौन सा मिल गया? सो हमको यहाँ प्रोडक्ट मिल चुका अपने पास HI। ठीक है। सो इसी तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। ठीक है, कैसे प्रोसीड हो रही है भैया? सो पहले ये बीच में एक चीज बनी है, और उसके बाद अपने पास ये प्रोडक्ट बना जहां ये H है और ये I है। अब देखो ये जो चीज बना इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट। एक्चुअल में क्या है ना कि ये एक्चुअल में कभी प्रोडक्ट में रहेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल है। So this is reactant, this is product, and this is intermediate। ठीक है, ये इंटरमीडिएट है, लेकिन ये प्रोडक्ट बनने के लिए इसका बनना जरूरी है। अब देखो यहां से यहां बनने के लिए जो एनर्जी लगा था उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, सो यहां से यहां जब आने में एनर्जी लगा, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। कैसे हुआ होगा रिएक्शन? H2I2 टकराए होंगे, इंटरमीडिएट बना होगा, फिर इंटरमीडिएट टूटा होगा और प्रोडक्ट मिल गया होगा। यही कहानी है इस रिएक्शन की कि कैसे H2I2 मिलके HI देते हैं। ठीक है, चलो जरा थ्योरी पे बात कर लेते हैं। पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ, वही चीज जो मैंने बोला वो लिखा हुआ है। बोलता है कि हाइड्रोजन एंड द मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन कोलाइड टू फॉर्म द अनस्टेबल इंटरमीडिएट। ये बहुत ही अनस्टेबल है, लेकिन बनाता है ये। इट एग्जिस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, देन ब्रेक्स अप टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ये बहुत ही अनस्टेबल है, ये टूटता है और 2 HI दे देता है। नेक्स्ट क्या बोलता है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट दैट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इस इंटरमीडिएट का दूसरा नाम क्या है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब यहाँ से यहाँ आने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए थी, इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। इंटरमीडिएट बोल लो या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और लास्ट क्या है कि भैया इस रिएक्शन की इंथैल्पी किस पे डिपेंड करेगी? तो ये तो इस बात पे डिपेंड करेगी। इंथैल्पी का मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो रिएक्शन के नेचर पे अगर मान लो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, रिएक्टेंट की कम, तो दैट विल बी द एंडोथर्मिक। प्रोडक्ट की कम, रिएक्टेंट की ज्यादा, तो एक्सोथर्मिक, जो पिछले वाले ग्राफ में हम देख चुके थे। सो ओवरऑल रिएक्शन एक्सो है या एंडो है, ये तो रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी तो चढ़ेगा ही, तभी जाके रिएक्शन कंप्लीट होगी, और इस नायक की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। फटाफट छापो, किसी को कोई तकलीफ है, समझ नहीं आया तो पूछो। पूरा थ्योरी है, कोई इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। छापो फटाफट से। बिल्कुल अनिमेश कह सकते हो, कह सकते हो। देखो अब अनिमेश कहना चाहता है कि पहले क्या था ना कि इन दोनों में बड़ा अटैचमेंट था, बड़ा प्यार था, इन 2 H में और इन 2 I में। बाद में क्या हुआ? मान लो ये 2 भाई थे, ये 2 मान लो कोई और है। ठीक है, सो इन दोनों में बड़ा प्यार था, इन दोनों में बड़ा प्यार था।
बाद में जब ये दोनों ग्रुप आमने सामने आए तो इन दोनों में अटैचमेंट बढ़ने लगा, तो इधर टूटने लगा, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो बस यही कहानी है। एक मूवी है, मुझे उस मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, शायद इश्क है वो मूवी का नाम, आई एम नॉट श्योर। अजय देवगन एंड काजोल, जूही चावला और आमिर खान, शायद इश्क है मेरे हिसाब से, मैं मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो उसमें दो दोस्त होते हैं और दो सखाएं होती हैं। ठीक है, तो वो दो दोस्त हैं और मतलब दो मेल फ्रेंड दो फीमेल फ्रेंड हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि दो मेल फ्रेंड और दो फीमेल फ्रेंड्स हैं, उन दोनों में फिर क्या होता है कि अटैचमेंट्स फिर इधर इधर बनते हैं तो इधर इधर से टूटते जाते हैं। ठीक है, सो सेम कहानी है, इश्क मूवी वाली कहानी है। अगर किसी को याद हो मूवी तो समझ सकता है कि इसमें से एक मतलब हाइड्रोजन इज लाइक कि अजय देवगन एंड आमिर खान, एंड आयोडीन इज लाइक जूही चावला एंड काजोल। तो बस वही वाली कहानी है यहाँ पे, इधर अटैचमेंट बना तो उधर से टूट गया। चलो छापो फटाफट से, परफेक्ट एग्जाम्पल। चलो ठीक है, मुझे याद आ गया यार, मतलब ठीक है, किसी ने भी बोला, हाँ अनिमेश ने कुछ बोला था तो मेरे को याद आया कि हाँ एक मूवी है ऐसी, तो उससे याद रहेगा। ब्रेकअप हो गया बाद में, नहीं यार ब्रेकअप कहाँ हुआ, यहाँ तो कुछ नया बना है, ब्रेकअप थोड़ी हुआ। हाँ मतलब दोस्ती में ब्रेकअप हो गया कह सकते हो। चलो करो फटाफट से। कोई ऐसा जिसको एकदम बिल्कुल कहानी भी ऐसी है, दोनों टकराते ही है वहां पे, वो कार वार से जा रहे होते हैं, कुछ ऐसा ही होता है, मतलब अच्छे से याद नहीं है मेरे को, बट कुछ कुछ ऐसा ही सीन है। ठीक है, चलो छाप लिया सबने? छापो छापो, कोई दिक्कत नहीं, छापो आराम से छापो, कोई हड़बड़ी नहीं है यार, बहुत टाइम है अपने पास। छाप के बस मुझे बता देना कि छाप लिया। ओके पांडे, वेरी गुड। ओके दिव्यांशु, वेरी गुड बेटा। चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन। अब बात आती है कि चलो ये तो समझ लिए कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, लेकिन अभी भी हमको ये समझ नहीं आया कि टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाने से रिएक्शन कैसे दोगुनी हो गई। तो उसको समझने के लिए हमें मैक्सवेल को समझना पड़ेगा, जो 11th क्लास में थोड़ा हमने पढ़ा था, याद हो तो वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, गैसियस स्टेट में पढ़ा करते थे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, आरएमएस स्पीड। तो उस कॉन्सेप्ट का थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा, समझते हैं। सो मैक्सवेल साहब क्या कहते हैं? सो मैक्सवेल साहब का ये ग्राफ हमने पहले भी देखा था, जो आपके जिंदगी में थोड़ा जहर घोल के रखा हुआ था, बट इसका रिजल्ट याद है और हमको पता है कि उससे ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। सेम यहाँ भी कहानी है, इसके रिजल्ट का ही हमको यूज करना है। क्या कहता है मैक्सवेल साहब? तो मैक्सवेल साहब कहते हैं कि देखो भैया, आप वाई एक्सिस पे रखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और एक्स एक्सिस पे रखो उनके काइनेटिक एनर्जी को। और होता क्या है कि अगर आपने टी टेम्परेचर पे ये ग्राफ प्लॉट किया है और आपका टेम्परेचर अगर बढ़ा, तो देखो ग्राफ कैसा हो जाएगा, तो ग्राफ थोड़ा ऐसा हो जाता है, इधर आके और इधर एरिया बढ़ जाता है। पीक वाली पॉइंट जो है वो थोड़ी नीचे होती है, लेकिन ग्राफ फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। और देखो तो इसके बाद का एरिया जो पहले इतना ही था, बाद में ये बड़ा एरिया हो जाता है। सो बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाने पे ग्राफ कैसे शिफ्ट होता है ये हमने पहले भी देखा है,
सो वही चीज है, रट्टा मार के ध्यान रखना ग्राफ कैसे शिफ्ट हुआ। सो देखो इस नीचे वाले में देखो ये ग्राफ है, इस ग्राफ को मैं एनालिसिस करके समझाता हूँ। सो देखो पहले क्या था, जब टेम्परेचर T था तो ये ग्राफ ऐसे था। जब टेम्परेचर T+10 हुआ, 10 बढ़ गया तो ये ग्राफ क्या हो गया, थोड़ा ऐसे हो गया। ये ध्यान देना, यहाँ आके थोड़ा इधर में एरिया बढ़ गया है। क्या कहते हैं ये मैक्सवेल साहब, कहते हैं कि भैया अपने पास जो भी मॉलिक्यूल प्रोडक्ट देने में कैपेबल है, ध्यान से सुनना, कौन प्रोडक्ट देगा, जिसका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो जाए, जो एक्टिवेशन एनर्जी वाले पहाड़ को क्रॉस कर जाए वही प्रोडक्ट देगा। सो बोला गया कि चलो मान लो 100 मॉलिक्यूल मेरे पास हैं और 100 में से मान लो मेरे पास 20 ही है जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी वाले पहाड़ को क्रॉस करेगी, तो प्रोडक्ट 20 ही मिलेगा हमको। तो कहते हैं कि 100 मॉलिक्यूल का ग्राफ प्लॉट करो और देखो कि कितनों का एक्टिवेशन एनर्जी से एनर्जी उनका ज्यादा है। ज्यादा होगा तो मिलेगा, कम होगा तो भी ऐसे नहीं मिलेगा। सो ये मान लो कि उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है। सो इससे ज्यादा वाले कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं। जब टेम्परेचर T था तो ये मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा थी, मतलब जो प्रोडक्ट देंगे। जब टेम्परेचर T+10 हो गया तो टोटल इतने मॉलिक्यूल्स आ गए जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा थी, जो प्रोडक्ट देंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट कौन देगा, जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी वाले पहाड़ को क्रॉस कर रही है। अब बात आती है कि कितने मॉलिक्यूल हैं जो पहाड़ क्रॉस किए। सो जब टेम्परेचर T था तो ये जो छोटा वाले ये जो पार्ट है ये पहाड़ क्रॉस किए थे, मतलब इतने ही मॉलिक्यूल थे। एरिया को समझ लो, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, आसान भाषा में। होता नहीं है, आसान भाषा में। जब टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाया तो ये जो एरिया था ये बड़ा हो गया। कौन सा एरिया, उन मॉलिक्यूल्स का जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा थी। ठीक है, अब ये कितना बड़ा हुआ, तो देखा गया प्रैक्टिकली कि 10 डिग्री बढ़ाने पे ये जो एरिया है ये डबल हो गया। मतलब क्या पता चलता है इससे, कि अगर पहले 20 मॉलिक्यूल की एनर्जी जो थी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा थी, तो अब 40 की हो गई है। और अगर अब मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ गया जो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी रखें, मतलब वो तो प्रोडक्ट देंगे, वो तो रिएक्शन करेंगे करेंगे। सो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डबल हो गया तो रेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अब जो पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम जो रिएक्ट कर रहे हैं वो बढ़ गए हैं पहले कंपैरिजन में। कब, जब 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो आपको क्या याद रखना बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से, वो मैं सीधा बता रहा हूँ, उसको ध्यान देना। टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई वो कितने हुए, तो डबल हो गए। पहले अगर x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे तो अब 2x हो गए। कब, जब उनका टेम्परेचर बढ़ा दिया गया 10 डिग्री से। ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ आपके सामने है, ये ग्राफ और ये ग्राफ आपको याद रखना है कि 10 डिग्री बढ़ाने पे ग्राफ कैसे बनता है। बस दो चीजें, ठीक है, पॉइंट्स यहाँ ध्यान दो, एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। बोलता क्या है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर मैक्सिमम ऑफ द कर्व मूव्स टू द हायर वैल्यू दैट इज मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। मतलब हायर वैल्यू का मतलब क्या है भैया, पहले जो एनर्जी, जो अधिकतर मॉलिक्यूल की एनर्जी इसके अंदर थी, अब अधिकतर की क्या होने लगी, इधर बढ़ने लगी। सो अधिकतर मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ने लगी है, सिंपल। टेम्परेचर बढ़ाने पे कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। बोलता क्या है कि कर्व स्प्रेड्स टू राइट, कर्व किधर भागेगा, राइट भागेगा, क्योंकि एनर्जी बढ़ रहा है अधिकतर मॉलिक्यूल का। मतलब एनर्जी ग्राफ कहाँ पे, यहाँ पे। सो एनर्जी बढ़ रहा है, मतलब ग्राफ किधर भागेगा, राइट साइड भागेगा। देयर इज अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच मच हायर एनर्जी। मतलब अधिकतर मॉलिक्यूल ऐसे हैं अब जिनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा है। आगे क्या बोलता है, द एरिया अंडर द कर्व रिमेन कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। इसके अंदर का चाहे टी टेम्परेचर पे हो या T+10 पे, टोटल एरिया जो रहेगा इसके अंदर में, मतलब पूरे पहाड़ जो एरिया कवर करेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। अब ग्राफ को कितना ही आगे भेजते जाओ लेकिन टोटल एरिया क्या रखोगे, सेम रखोगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो हमेशा क्या रहती है, 1 रहती है। सो बोलता क्या है, द एरिया अंडर द कर्व रिमेन्स कांस्टेंट since total probability must be 1 at all the time at T+10, the area showing the fraction of molecules having energy equals to or greater than the activation energy gets doubled, leading to the doubling rate of reaction. चूंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रेट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन से ज्यादा वो डबल हो गई, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, डबल हो गया। अब बोलता क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या डबल हुआ था कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो। लेकिन फॉर्मूले में कहीं नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखा है क्या, यहाँ पे नहीं लिखा है। तो इसमें क्या बढ़ गया कि के डबल हो गया,
सो बोलता क्या है कि एक्चुअल में जैसे ही आपने टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाया, ये पूरी वैल्यू e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी यही डबल हो गई। टेम्परेचर बढ़ाने पे e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी ये पूरा वैल्यू डबल हो गया, जिसके वजह से k डबल हुआ, और k डबल हुआ तो रिएक्शन का रेट भी डबल हो गया। और ये जो है ये क्या बताता है, ये पूरी वैल्यू हमको बताता है करेस्पॉन्ड्स टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन ये यही बताता है कि कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा है। अगर उनके नंबर डबल हो गए तो ये पूरा चीज डबल, पूरा चीज डबल, तो k भी डबल। तो मैंने समझा आपको पूरा दिया, बाकी बोर्ड्स में इतना नहीं आता। ग्राफ ध्यान रखना, ठीक है। पहले कितना, T+10 पे कितना, ये इंपॉर्टेंट है। 10 डिग्री बढ़ाने पे डबल, ये इंपॉर्टेंट है। छापो फटाफट से, कोई तकलीफ हो तो पूछो। बाकी ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। छापो। गुड दिव्यांशु, चलो छापो फटाफट से। सॉरी, हम ऑडियो ऑन नहीं था ना। हाँ, छाप लिया सबने? कोई ऐसा जिसका छापना बाकी है अभी भी? नहीं है? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा, अच्छा कोई बात छाप रहा है क्या? अभी हैंड रेज किया था कोई? चलो ठीक है, अब उस फॉर्मूले पे वापस आते हैं, थोड़ा उसको एनालाइज करते हैं और उसके क्वेश्चंस देखते हैं, ग्राफ देखते हैं उसका, ठीक है। चलो, सो अपने पास फॉर्मूला क्या था, तो इसलिए अपने पास ग्राफिकल एनालिसिस, तो जरा अपने फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर ग्राफ पे बात करेंगे, ठीक है। ln k वर्सेज 1/t का ग्राफ है। चलो, अपने पास फॉर्मूला क्या था, अर्हेनियस इक्वेशन। तो अपने पास इक्वेशन क्या थी, तो k इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, यही था इक्वेशन अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। हमको ln का ग्राफ चाहिए, तो दोनों साइड ln लगाते हैं, लॉग ले लेते हैं। लॉग लेंगे तो क्या हुआ, ये हो जाएगा ln k, तो ln k इक्वल्स टू, ये इधर साइड क्या लिख सकते हैं, तो ln a ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई साहब, आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ln k इक्वल्स टू, चलो इसको तो मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ, इधर ध्यान दो। इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, ln, देखो ये a इंटू बी है, तो हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ln a प्लस
ln e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। किसी को रोना गाना मचाना तो अभी मचा लेना, ठीक है। सो ln a, मैं बस मैथमेटिकली चले जा रहा हूँ, प्लस ई टू द पावर ई ए बाई आर टी, ई ए बाई आर टी आगे आ जाएगा, ठीक है। सो अपने पास कहानी क्या बन जाएगी, माइनस ई ए बाई आर टी पूरे को ब्रैकेट में डाल दिया और साथ में ln e, और ln e क्या होता है भैया, 1 होता है, काम खत्म। सो बेसिकली ये इक्वेशन कैसी बन गई, तो इक्वेशन को ध्यान दो। सो इक्वेशन बन गई ln a माइनस ई ए अपॉन आर, और इधर ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूं 1/t, ठीक है। और इधर क्या है, ln k। अब इस भाई साहब इस ग्राफ को आप जरा गौर से देखिए, इस इक्वेशन को, इस ग्राफ को आप गौर से देखिए तो आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी, और क्या होंगी आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इधर ध्यान से देखिए क्या चीजें क्लियर होंगी आपके पास। देखो हमको दिख रहा है कि ये ग्राफ कहीं ना कहीं ये कहानी है y इक्वल्स टू सी माइनस एम, और ये x की 1/t की जगह कौन है, x है, ln a की जगह कौन है, c है, और ln k की जगह क्या है, y है। सो ये बेसिकली बाबू ग्राफ कौन सा बन जाएगा, तो ये ग्राफ बन जाएगा y इक्वल्स टू mx का, जिसमें y पे क्या है, ln k है, x पे ln 1/t है। स्लोप क्या है, तो माइनस ई ए बाई आर, तो स्लोप माइनस ई ए बाई आर है। इंटरसेप्ट क्या है, दैट इज सी, सी क्या है, ln a है। तो बेसिकली ln k वर्सेस 1/t जो होगा उसका ग्राफ अपने को बन के मिल गया, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो हमको यहाँ से ये पता चल गया कि भैया ये जो इक्वेशन है किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की। सो हमको यहाँ से ध्यान रहेगा कि ये ग्राफ किसका बनेगा, स्ट्रेट लाइन का बनेगा। चलेगा, कोई रोना चाहता है तो रो, नहीं रोना चाहते है तो छापो फटाफट से, जल्दी से छापो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। किसी को अगर लगे कि समझ नहीं आया तो पूछ लेना, समझ नहीं आया जादू हो गया। अनुष्का बिल्कुल बोल देगा आपको कि बताओ ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ कैसे बनता है, इसको प्रूफ करके बताओ क्या बनता है और इसका इक्वेशन लिखो। बिल्कुल आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन इस पे आते हैं। ln k इक्वल्स टू ln a, मतलब आपको ऐसे एक इक्वेशन याद रखोगे तो बना जरूर सकते हो, इसको बना ही तो रहे हो, लेकिन आता है, बोर्ड्स में भी आता है बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉम्पिटेटिव में आता है, इसके क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव बोर्ड में दोनों में आसान आते हैं। बस थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाता है क्योंकि एलन वेलन का यूज है, बाकी है आसान। ln e को 1 कैसे लिखा बाबू, ln e का मतलब 1 ही होता है। ln का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी चीज 1 कब होती है, लॉग के अंदर। देखो समझो, लॉग अगर मान लो बेस में x है और वहां भी x ले लिया, सो दिस वैल्यू इज ऑलवेज 1। इसी तरीके से ln का मतलब होता है बेस में e, तो इसको मतलब हुआ कि log e और e, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। इसी तरह से हम बोलते हैं ना log 10 इक्वल्स टू 1 होता है। log 10 क्या होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि बेस क्या ले रहे होते हैं, 10 ले रहे होते हैं। e का पावर कितना रखेगी कि e आ जाए, 1 ही रखेगी ना। x का पावर कितना रखेगी कि x आ जाए, 1, तो इसलिए 1। 10 का पावर कितना रखेगी कि 10 आ जाए, 1। और x वो जो 1 है वो क्या है, पावर ही तो होता है। हो गया। हाँ तो अनुष्का हमको ग्राफ प्लॉट करना है ना, हमको बोला ग्राफ प्लॉट करो ln k वर्सेस 1/t का, तो हमको ln लेना पड़ेगा ना। ln k वर्सेस t का ग्राफ प्लॉट करना है तो हमको ln लेना पड़ेगा, बिना ln लिए कैसे होगा। जिसका ग्राफ प्लॉट करना वो तो बनाओगे ना।
छाप लिए? चलो ठीक है, अब जरा आगे की कहानी देखते हैं कि भैया अगर आपका टेम्परेचर चेंज हुआ तो आप कैसे, मान लो आपको दे दिया कोई एक रिएक्शन जिसमें बोला कि इस टेम्परेचर पे इतना के है, इस टेम्परेचर पे इतना के है, तो रिलेशन क्या होगा दोनों के बीच में। ठीक है, सो ये हेडिंग डाल लेना, दैट इज K1 K2 आर द वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर T1 एंड T2, रिलेशन बिटवीन, इसके बाद लिखना कॉमा देके, रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2, K1 K2 के बीच में रिलेशन क्या होगा। यहाँ पे मैं एजम्पशन लेता हूँ, ठीक है, एज्यूम EA एंड A सेम, ये हमारा एजम्पशन है कि ये और ए क्या रहता है, सेम रहता है। कब? जब सेम रिएक्शन की बात करें, दो अलग अलग रिएक्शन रहा, अगर बोल दिया ये और ए सेम है तो आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। चलो क्या बोला, अपने को बोलता है कि कोई रिएक्शन है, जैसे मान लो वही रिएक्शन है H2 और H2 वाला, कि H2 और I2 जो है ये रिएक्ट करके बोलता क्या है कि HI देता है। ठीक है, कहता है कि भैया 200 डिग्री सेल्सियस पे इसका K जो था वो मान लो 5000 था, बोलता है कि 210 पे कितना होगा, तो हमको तो पता है डबल कर लेंगे वैसे, लेकिन मान लो बोला 2002 पे कितना होगा। ठीक है, 202 पे कितना होगा, K की वैल्यू बताओ, रेट कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, कैसे बताएंगे। सो उसके लिए हम करेंगे क्या, हम करेंगे इस पिछले वाले इक्वेशन का इस्तेमाल। कैसे? तो हमको पता है कि इनिशियली K1 जब कंडीशन 1 था, सो K1 जो था उस समय क्या होगा, तो होगा ln A माइनस ये अपॉन RT1। ठीक है, जब अपने को टेम्परेचर उसका कर दिया सेम रिएक्शन का T2, तो मान लो नया K जो है वो हो गया K2, मुझे नहीं पता कि नया K क्या है, नया K मान लो हो गया K2। ln A ये तो नहीं बदलेगा, सेम रिएक्शन है तो ये और ए नहीं बदलने वाला है, एक रिएक्शन का ये और ए जो होता है वो फिक्स क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ मान के चलते हैं, हो ना हो अलग अलग बात है, बट मान के चलते हैं फिक्स है। चाहो तो यहाँ लिख सकते हो फॉर सेम रिएक्शन, फॉर सेम रिएक्शन। ठीक है, चलो, सो ln A माइनस EA अपॉन RT2। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, दो इक्वेशन है, दोनों को माइनस करो और अपने पास K1 और K2 में रिलेशन आ जाएगा। तो ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, दोनों को जैसे माइनस करोगे तो कहानी क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 माइनस 1 जैसे कि ये, तो आपके पास आ गया, ये ln लगाना भूल गया, ln। ठीक है, सो यहाँ आ गया ln K2 माइनस ln K1, ln K1 इक्वल्स टू, ये माइनस जैसे किया तो ये कट गया, ln A तो कैंसिल हो गया, सो आपके पास बचा क्या, तो आपके पास बचा नीचे वाला, दैट इज माइनस ये अपॉन RT2, और ऊपर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये अपॉन RT1। इसको देखो तो आप इसको आसान भाषा में कैसे लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो ये अपॉन R, ये अपॉन R ब्रैकेट के अंदर में 1/T1 माइनस 1/T2, थोड़ा रीअरेंज कर दिया, T2 को बाद में T1 को पहले, और ln K1 माइनस ln K2, इसको क्या लिख सकते हो, ln K2 बाई K1। तो ये अपने पास इक्वेशन बन के आ गई, ln K2 बाई K1 इक्वल्स टू दिस वन। अब ये इक्वेशन डायरेक्टली आप लगाओ, आपको क्या क्या पता हो, दोनों टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन का, एक के, किसी एक पर के पता हो, दूसरा के आप निकाल सकते हो। सो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम निकालते हैं किसी भी टेम्परेचर पे किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। एक टेम्परेचर पे का पूरा डेटा पता होगा, दूसरे टेम्परेचर पे हम निकाल सकते हैं इस डेटा का इस्तेमाल करके। इसी को इस फॉर्म में लिखता है एनसीईआरटी। तो कैसे, तो ln को कन्वर्ट करता है लॉग में, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेता है, और इसको देखोगे तो ये क्या हो गया, T1 T2 नीचे में और ऊपर में हो जाएगा T2 माइनस T1। मुझे लगता है ये याद करना ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं इसको प्रेफरेंस देता हूँ, आप ऐसे याद रखो। ठीक है, 2.303 भी मत याद रखो, ln याद रखो, 2.303 को खुद से भी कर सकते हो। तो फटाफट छापो इस पूरे इक्वेशन को, और किसी को तकलीफ लगे तो पूछ लो, पूरा डेरिवेशन ही है, आपको ध्यान रखना है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन थोड़ी देर में, पर पहले छापो इसको, छापो फटाफट से। और किसी को तकलीफ लगे तो फटाक से पूछो कि भैया हमको समझ नहीं आया, जादू हो चुका है। मैं मानता हूँ इसके इक्वेशंस याद करने पड़ेंगे, पर कोई ऑप्शन नहीं है, याद करना ही पड़ेगा। डेरिवेशन सबके समझा दिया मैंने।
छाप लिया? चलो ठीक है, चलो सो अब जरा देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस पे। और सर एक सेकंड जो क्वेश्चंस कहाँ गए इसके। हाँ, एक मिनट मैं क्वेश्चंस खोला हूँ, इसके क्वेश्चंस देखते हैं अपन कि इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जस्ट मिनट। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान दो। बोलता है, देखो ध्यान दो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बोलता है, ध्यान दो इस क्वेश्चन को, बोलता है कि रेट कांस्टेंट जो है वो 500 पे और 700 पे ये है और ये है। बोलता है ये और ए का वैल्यू बताओ क्या होगा। दो टेम्परेचर, दो रेट कांस्टेंट, कैसे ये और ए की वैल्यू बताओगे। दोनों के लिए इक्वेशन लिख दो, दो वेरिएबल मिलेंगे, रेट कांस्टेंट बता लोगे कैसे। मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ध्यान देना। चलो दोनों के लिए केस 1 और केस 2, ठीक है। रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन, और रिएक्शन बोल दिया मतलब क्या है, ये और ए दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो चलो केस 1, इसके लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, आप ध्यान देना। इक्वेशन मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा ln 500 वाले के लिए रेट कांस्टेंट कितना है 0.02। इक्वेशन क्या होता है, ln a इक्वल्स टू होता है, सॉरी ln k इक्वल्स टू होता है ln a माइनस आर ये बाई आर टी, ठीक है। चलो पुट करना वैल्यू शुरू करते हैं। सो ln, जब टेम्परेचर अपने पास है कितना, तो टेम्परेचर अपने पास है जब 500, तो टेम्परेचर 500 है तो के की वैल्यू कितनी है, जब टेम्परेचर 500 है तो के की वैल्यू कितनी है भैया। सो हमको पता है के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है 0.02, 0.02 इक्वल्स टू ln a नहीं पता, ln a ही लिख लिया, प्लस माइनस ई ए की वैल्यू हमको नहीं पता, ये ही लिख लिया, ठीक है। आर टी की वैल्यू कितनी दी है 500, यहाँ 500 पुट कर लिया। आर की वैल्यू आपको पता है 8.3, 8.3 पुट कर सकते हो, तो यहाँ सीधे पुट कर लेते हैं अपन 8.3 इंटू 500, ठीक है। सेकेंड केस में क्या हुआ, जब टेम्परेचर को कितना कर दिया है 700 कर दिया है, टेम्परेचर कितना हो गया 700 हो गया, तब क्या होगा, सेम इक्वेशन लिखते हैं। सो ln रेट अब की बार कितना हो गया 0.07 हो चुका है, ठीक है। सो ln 0.07 इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए अपॉन 8.3 इंटू टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर अपने को दिया हुआ है 700, केस भी लिए हैं 700 वाला, तो मल्टीप्लाइड बाई 700। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व नहीं होगा क्या, मुझे ये बता दो, क्या ई ए और ए निकाल सकते हो कैसे। देखो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा। कितनों को लगता है हो जाएगा, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, आई एग्री, लेकिन हो जाएगा। जल्दी हैंड रेज करो। डन है, घर पे कर लोगे, घर पे कर लोगे, कर लेना, जरूरी है, पता होना चाहिए, नहीं हो तो अगली क्लास में पूछ लेना मेरे से, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन सॉर्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान देना, इस क्वेश्चन को ध्यान दो। बोलता है, कोई बोलता है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इथाइल आयोडाइड का, ये रिएक्शन दिया है। ध्यान दो इसमें क्या क्या दिया है, टेम्परेचर दे दिया, टी पता, ठीक है। रेट कांस्टेंट पता, दो चीजें पता है, टेम्परेचर पता, रेट कांस्टेंट पता, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी पता है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। बोलता क्या है कि तीन चीजें पता है, टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी। बोलता है कि अगर टेम्परेचर 700 कर दूं तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कैसे निकालोगे। एक इक्वेशन हमने पढ़ा था जो दोनों दो रिएक्शन को मिला के बनी थी, तो उस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ और उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो देखो ln k2 बाई k1 इक्वल्स टू, चाहो तो दो अलग अलग लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, एक जगह से a निकालो दूसरे में पुट कर दो, बाकी इसको डायरेक्टली भी यूज कर लो। सो ln k2 बाई k1 इक्वल्स टू EA अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, यही था ना अपने पास।
यही अपने पास कहानी थी। ठीक है, अब बस क्या करना है आपने को, देखो क्या क्या दिया है क्वेश्चन, ध्यान दो। 600, दो केस है ना अपने पास। मान लो केस 1 जो था वो 600 वाला था। मान लो केस 1 जो था 600 केल्विन पे अपना वाला केस 1 था, तो मतलब T1 पता। जब केस 600 था तो उसका के पता, मतलब K1 पता। 209 एक्टिवेशन एनर्जी मतलब ये पता। 700 पे पूछा है, मतलब आपको क्या पता है, T2 पता है। क्या K2 नहीं बता सकते? मुझे जल्दी से बता दो कि कौन कौन इसको सॉल्व कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हैंड रेज करो। किसको किसको लगता है हाँ कैलकुलेटर यूज होगा, ये अग्री, पर सॉल्व तो कर लेंगे हम। माथा पेची है, मेहनत है, पर हो जाएगा, हो जाएगा। कैलकुलेशन है, मैथ्स है, सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, फॉर्मूला लगाना ठीक है, फटाक से बन जाएगा, खटाक से आंसर हो जाएगा, क्या बात है। चलो ठीक है एनीवेज, वेरी गुड। ठीक है, तो आप यहाँ पे बस सीधे फॉर्मूले में पुट करो। वो राहुल गांधी वाला सुने हो ना, वो मशीन, मतलब ठीक है, वो स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करके बोला गया, पर मैं फिलहाल उसको यूज करता हूँ कि भैया एक तरफ मशीन में आलू डालोगे दूसरे तरफ से पैसा निकलेगा। तो यहाँ पे एक तरफ से आप जो भी आपके पास डेटा है उसको डालोगे, दूसरी तरफ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सीधे यही काम करना। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, इनको घर पे ट्राई कर लेना। और इसके साथ इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन खत्म होता है, आपका ये चैप्टर एक तरीके से खत्म हो चुका है। ठीक है, तो फटाफट बिल्कुल फंक्शन है यार, और क्या है, फंक्शन में x डालो y निकलेगा, fx वाली कहानी है। ठीक है, चलो, तो दोनों क्वेश्चन इसको आराम से घर पे कर लेना, नहीं हो तो अगले क्लास में बात करेंगे। बाकी इसके साथ आपका बस लास्ट के छोटे टॉपिक बचे हैं 15-20 मिनट का, वो अगले क्लास में बात करेंगे, चैप्टर समाप्त। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। मैं बता दूंगा किस दिन डीएसएस है, उस दिन डीएसएस में आइएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो अनुष्का, कौन सा चैप्टर हो गया, सॉल्यूशंस हो चुके हैं। ठीक है, सो अगला जो भी टेस्ट होगा उसमें सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस आएंगे, सॉल्यूशन का टेस्ट होगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट का आ गया तो नहीं बता बना सकती है तू फिर। ठीक है, चलो, तो इसके साथ आज की सभा समाप्त है। किसी को डाउट है, कहीं कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछो, बाकी आज की सभा समाप्त है। बोलो दिव्यांशु। पहले का था वो। अच्छा, ठीक है, कहीं पे कोई चीज समझ नहीं आया, पूछना है पूछो। बोला निमेश। सर जो एक्टिवेशन एनर्जी का हम लोग नोटेशन लिखता है, ये उसमें ए सब, ए जो है सब वो स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट में रहेगा ना। हाँ सब स्क्रिप्ट, कैपिटल ठीक स्मॉल है। दोनों चलता है। अगर किसी को कैपिटल स्मॉल का दिक्कत हो, कुछ बुक में देखोगे तो कैपिटल स्मॉल, नॉर्मली स्मॉल लिखा जाता है, और ई ठीक जो होगा वो कैपिटल होगा। ठीक, है, ओके सर। हाँ। हाँ जी, और किसी को कोई समस्या है? बोलो अनुष्का, ऑडियो ऑन करो, बोलो। सर टेस्ट में दोनों आने वाला है, सॉलिड सॉल्यूशन दोनों? तो हाँ बिल्कुल, दोनों पढ़ के तैयार रखो। मतलब तुझे लगता है कि सॉलिड स्टेट के लिए सर तो पूछना है? मतलब टाइम तो देना चाहिए ना प्रिपरेशन के लिए। ठीक है यार, मतलब सडनली पता चला कि टेस्ट है, ऊपर से 2-2 चैप्टर का, वो भी ऑफलाइन है, तो सर समय तो चाहिए ना तैयारी के लिए। एक बात बताओ, सॉलिड स्टेट के लिए कौन सा तैयारी चाहिए? सर ठीक है, और सॉलिड स्टेट के लिए नहीं चाहिए, सॉल्यूशन के लिए चाहिए। और से इतना सा फिजिक्स वगैरह में भी तो है इतना ना सा 2-2 चैप्टर है, चैप्टर। इतना छोटा चैप्टर है सॉल्यूशन, गिन चुन के बेचारे में 2-4 फॉर्मूले हैं, उसमें कौन सा टाइम चाहिए? इतना तो टाइम है तेरे पास अभी। सर इतना टाइम कहाँ है? अरे फिजिक्स ये में क्या, सब पता है, 2-2 चैप्टर आने वाला है, उतना बड़ा बड़ा वो हम लोग समझते हैं ना मैं क्या समझ आने वाला मैं, है। हाँ फिजिक्स से मैं मानता हूँ चैप्टर्स अच्छे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में रोना गाना नहीं है, केमिस्ट्री में नहीं रो, गलत बात है। फिजिक्स का मैं मान सकता हूँ, तो सर से बात करना। लेकिन केमिस्ट्री में तो 2 चैप्टर बिल्कुल आसान से यार, छोटे छोटे प्यारे मासूम से चैप्टर हैं। 11th का तो एक एक चैप्टर इन दोनों चैप्टर पे भारी पड़ जाए। ठीक है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट करा दिया जाए। क्या? मैं पूछ रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट, अच्छा आयनिक का टेस्ट रख दिया जाए। चल 2 चैप्टर हटा के आयनिक का टेस्ट रखते हैं, चलेगा अनुष्का? तो इसके लिए 2 हफ्ता पहले बताइए तब ना, ये अभी क्या बात, बताइए ये तो। क्या बात हुआ? तो मैं तो तू अभी कुछ भी तैयार नहीं करके रखी है, मान लिया। तो बता, 2 ये पढ़ना चाहेगी या उधर का आयनिक कराया जाए? सॉल्यूशन ठीक है। अच्छा सॉल्यूशन ठीक है। चलो ठीक है, ओके।
सर सेंटर पे ही होगा। यार देखो इस मैटर में अभी कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं तो अभी घर पे आया हुआ हूँ, तो आई एम नॉट श्योर कि ठीक क्या है है। बात चल रही जरूर है सेंटर पर के लिए, ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा इसमें। सर, ऑफलाइन लिखा हुआ तो मतलब सेंटर ही हुआ। बात करना है एक बार सर से अभी, मतलब ठीक है सर। हाँ एक बार लिखा सर से हुआ बात है, कहाँ लिखा हुआ है सर? हो गया, बस हो गया, जितना डिस्कशन करना था। आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, सेंटर पे होगा, कहाँ होगा, यहाँ होगा, वहाँ होगा, तो रोना शुरू हो जाते हो। चलो ठीक है, तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, अगले क्लास में आगे कहानी कंटिन्यू करेंगे। और कुछ पूछना, बोलो अनुष्का, ऑडियो ऑन करो, बोलो। नहीं, पहले कहा था। अच्छा पहले का था। और किसी कुछ पूछना है? आर्यन कहाँ गया? समझ में आया आर्यन चीजें? जादू हो गया? कहाँ है?